लघु कथा का शिल्प विधान विषय पर क्षितिज अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन 2024 में डॉ बलराम अग्रवाल द्वारा दिया गया वक्तव्य। मित्रों, विद्वानों का मानना है कि साहित्य की जो विधाएं कम बोलना जानती हैं, जनसामान्य के बीच वे ही अधिक सुनी जाती हैं, वे ही लंबे समय तक टिकने वाली, लंबी दूरी तय करने वाली सिद्ध होती हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि कालांतर में वे ही अधिक पढ़ी, सुनी और याद रखी जाने वाली सिद्ध होंगी। हम जानते हैं कि प्रत्येक बड़ी रचना की निर्मित कम शब्दों में कहे गए बहुत से सूत्र वाक्यों से ही हुई है और जन सामान्य के बीच अधिकतर वे सूत्र वाक्य ही जीवित रह पाते हैं। समूची रचना भी सार रूप में ही याद रह पाती है, लेकिन कम शब्दों के प्रयोग से तात्पर्य लेखक द्वारा शब्दों और भावों की बहुआयामी अर्थवत्ता से परिचित रहना, उन्हें प्रिज्म की तरह प्रयोग करने की कला का स्वयं में विकास करना, उसमें निष्णात होना है। लघु कथा के शैल्पिक सौंदर्य के लिए अत्यंत आवश्यक है कथाकार का यह जानना कि तथ्य प्रस्तुति की दिशा में उसके लिए अपेक्षित क्या है और उपेक्षणीय क्या है। लघु कथा के लिए तथ्य का चुनाव, कथानक विस्तार की योजना, संवादों की प्रकृति, नरेशन की सीमा, अभिव्यक्ति में काव्य शास्त्रीय गुणों के समावेश की आवश्यकता, प्रभाव को कथा के शीर्षक से लेकर अंतिम पंक्ति तक संभाल ले जाने की क्षमता आदि अनुशासन लघु कथा के शिल्प विधान के अंतर्गत ही आते हैं। समय की सीमा को देखते हुए इन सबका विस्तार से वर्णन यहाँ संभव नहीं है। कहानी और उपन्यास में शिल्प के जो अंग माने जाते हैं वे सब ज्यों के त्यों लघु कथा पर लागू नहीं होते। कहानी जैसी प्रतीत होकर भी लघु कथा के शिल्प की प्रकृति उससे भिन्न होती है। लघु कथा क्योंकि कथा है, इसलिए इसमें कथावस्तु और कथानक इन दो अवयवों की प्रमुखता को स्वीकार करना ही होगा। जो लोग कथावस्तु को कथानक का पर्याय मानते हैं वे माला में गुंथे मात्र फूलों को ही देख रहे होते हैं। उन फूलों के जिगर को जो धागा एक किए हुए है, उस धागे की अहमियत को वे नजरअंदाज कर रहे हैं। कथा के ढांचे को कथानक कहते हैं और वह ढांचा जिस पर खड़ा हो निस्संदेह वही कथावस्तु है। लघु कथा में कथानक का विस्तार पाठक अथवा श्रोता के मन मस्तिष्क में जितना चाहे स्थान ले ले। कागज पर इससे अनुशासित रहना होता है। जब हम लघु कथा में शिल्प विधान की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि लघु कथा लेखन में किंचित कलात्मकता की पैरवी की ओर बढ़ते हैं। अनगर वस्तुओं की निर्मिति में कशीदाकारी नहीं होती। ये ठीक है कि कुछ चीजें अपनी अनगर स्थिति में अपने प्राकृत रूप में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ ही चीजें, सभी चीजें नहीं। प्रतीक, बिंब, संकेत, व्यंजना आदि प्रत्येक जीवित भाषा के आभूषण हैं। कथा की प्रमुखत दो परंपराएं पूर्व में रही हैं, वाचिक और लिखित। वाचिक परंपरा में कथा कही और सुनी जाती थी, लिखित में वह लिखी और पढ़ी जाने लगी। विज्ञान ने जैसे जैसे सेल्यूलाइड पर कुछ लिखने का विकास किया, कथा का एक अन्य रूप भी उभर कर आया, दृश्य रूप। यद्यपि मंचीय नाटक भी कथा का दृश्य रूप ही था, लेकिन उसे जस का तस दोहराने की तकनीक सेल्यूलाइड ने ही संभव की। इस तकनीक ने पाठकों और श्रोताओं दोनों को एक बड़े दर्शक वर्ग में तब्दील कर दिया। वह कला अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तक विस्तार पा गई है, हम जानते हैं। शास्त्र कहता है कि हम अपनी जिन इच्छाओं को, जिन आकांक्षाओं को यथार्थ में पूर्ण नहीं कर पाते, उन्हें पूरा करने की कल्पना करते हैं। कथा साहित्य में इसे फैंटेसी बुनना कहा जाता है। यह भी कथा शिल्प का एक प्रकार है। इसे भाववादी शिल्प भी कहा जाता है। इसी के साथ नाम आता है यथार्थवादी शिल्प का। विषय वस्तु को काल्पनिक और अलौकिक तत्वों से यथासंभव बचते हुए बिना किसी कृत्रिमता के प्रस्तुत करने के प्रयास को यथार्थवादी शिल्प कहा जाता है। यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए यह बहुत संभव है कि कथाकार यथार्थवादी शिल्प के बजाय भाववादी शिल्प का यानी फैंटेसी का सहारा ले। यथार्थवाद का प्रयोग प्रकृतिवादी अभिव्यक्ति के अर्थ में भी किया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि यथार्थ व्यक्ति का नंगा घूमना नहीं, नंगा घूमने के पीछे छिपी प्रवृत्ति अथवा विवशता है। समानार्थी प्रतीत होने के बावजूद ये शब्द समानार्थी नहीं है। लघु कथा के शिल्प विधान में एक महत्वपूर्ण बात इसकी वाक्य संरचना भी है। जहां तक संभव हो लघु कथा में वाक्य छोटे रखे जाएं। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण एंड्रॉयड फोन का स्क्रीन भी है, जो कि बोलने सुनने के लिए ही नहीं, लिखने पढ़ने की डिवाइस के रूप में भी हर समय हमारे हाथ में रहने लगा है। लंबे वाक्यों, संवादों और पैराग्राफ्स को छोटे स्क्रीन पर सुविधापूर्वक नहीं पढ़ा जा सकता। दूसरे वाक्यों का समूह उस अर्थ का द्योतक हो जिस अर्थ को लेखक ने संप्रेषित करना चाहा है। उसके अर्थ ग्रहण को पाठक अथवा आलोचक की कृपा पर न छोड़ दिया जाए। एक वाक्य देखिए, मैं एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा हूं। इस वाक्य में आपको एकाएक कुछ भी गलत महसूस नहीं होगा, लेकिन सोचिए कि मैं एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा हूं। कहना अधिक उपयुक्त है, अथवा यह कहना कि मैं आम के एक पेड़ के नीचे खड़ा हूं। निश्चित रूप से एक आम का कोई पेड़ नहीं होता है। शुरू शुरू में हम सब बोलचाल की आम भाषा में शब्द प्रयोग के अभ्यस्त होते हैं।
इसलिए वाक्यों में ऐसी असावधानी आम बात है। वाक्य को शुद्ध करने संबंधी इस बात वाली क्रिया को ही कशीदाकारी यानी शैल्पिक समाट कहते हैं। ऐसी सेटिंग लघुकथा लिखने के बाद हर एक लेखक को अवश्य करनी चाहिए। शिल्प और पात्र के चरित्र से संबंधित पेंच कई लघुकथाओं में ऐसा भी फंसता है कि बकौल दाद दहलवी खूब पर्दा है कि चिरमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, लेकिन मनोविश्लेषक सब पहचान लेने की क्षमता रखता है। एकाएक कौंधा अथवा मनन से उत्पन्न विचार, उस विचार का तथ्यगत रूप और उसकी प्रस्तुति की दिशा में गढ़े जाने वाले कथानक की प्रकृति लघुकथाकार के समकालीन अनुभव, संसार और दृष्टिबोध दोनों को व्यक्त कर देती है। कोई भी रचनाकार लंबे समय तक स्वयं के छद्म को छिपाकर नहीं रख सकता है।